आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट प्रिया की। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में देखा होगा और आज इस वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप में से कई सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी सारे सवाल भी पूछे थे, तो उन सारे सवालों के भी मैं जवाब देने की आज इस वीडियो में कोशिश करूंगा। प्रोजेक्ट प्रिया मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है बिकॉज इस प्रोजेक्ट के साथ मेरे काफी सारे स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट्स हैं। इसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को करना भी आसान नहीं था बिकॉज ये एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस था। अगर मैं इमोशनल रीजन की बात करूं तो ये स्कूटर मेरे पिताजी की एकमात्र स्कूटर थी एंड उन्हें इस स्कूटर से बहुत ज्यादा प्यार था और वही प्यार कहीं ना कहीं मुझे भी ऑटोमेटिकली रब ऑफ हो गया। मैंने भी अपने टू व्हीलर राइडिंग की एक्सपीरियंस जो है इसी से शुरू किया। मैंने इनफैक्ट टू व्हीलर चलाना भी इसी से सीखा। अगर मैं करेक्टली रिकॉल कर पा रहा हूं तो ये स्कूटर लास्ट टाइम शायद 2011 वगैरह के आसपास चली एंड उसके बाद से ये कंप्लीटली बंद पड़ी रही। मोर ओवर ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड ये स्कूटर 3 बार कंप्लीटली फ्लड में भी डूब चुकी थी और ये वही एग्जैक्ट पोजीशन पे सालों साल पड़ी रही। थ्रू आउट द टाइम मैं और मेरे पापा अक्सर इस स्कूटर को लेकर डिस्कस किया करते थे कि एक दिन इस स्कूटर को बढ़िया नए तरीके से रिस्टोर करेंगे। बहुत सारे आइडियाज भी हम एक्सचेंज किया करते थे, बट सैडली मैं कभी उस प्रोजेक्ट को उनके रहते वक्त चालू नहीं कर पाया। एंड टुडे व्हेन आई लुक बैक आई फाइंड इट कि हाँ, मैंने इस स्कूटर को बना तो दिया बट कहीं ना कहीं मैं उन्हें दिखा नहीं पाया। सो दिस प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूट to my father and his love for his scooter. तो बजाज ने प्रिया को 1975 में लॉन्च किया था। इनफैक्ट इस स्कूटर की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होती थी बाय महाराष्ट्र स्कूटर वर्क्स इन पुणे एंड प्रिया वाज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम बजाज 150 और बजाज 150 जो है वो एक्चुअल में डिराइव हुई थी फ्रॉम द वेस्पा VBA टाइप। अब आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि बजाज एक टाइम पे लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करती थी वेस्पा की और उसी के सारे डेरिवेटिव्स जो है हमें चेतक, 150, सुपर और प्रिया के रूप में इंडिया में देखने को मिले। काफी लंबे टाइम तक बजाज ने प्रिया को मार्केट में सेल किया। तकरीबन 1975 से लेकर 2004 तक प्रिया इंडियन मार्केट में सेल की जाती थी। अभी तक आपको प्रिया की हिस्ट्री समझ में आ गई और अब मैं आपको इस प्रिया की हिस्ट्री बताता हूँ। तो लेट 90s एंड अर्ली 2000s में जब मैं खुद बहुत छोटा बच्चा था, इस स्कूटर की अपनी अच्छी खासी एज हो गई थी। तो मेरे फादर ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करके नया रूप देते हैं और उस वक्त नई चेतक भी मार्केट में आ चुकी थी। चेतक एक्चुअल में वेस्पा स्प्रिंट पे बेस्ड थी एंड इन 1980s बजाज ने इसको अपडेट दिया। सब्सिक्वेंटली लेट 90s में भी इसको एक और अपडेट मिला और तब चेतक आई थी फ्रंट इंडिकेटर पैनल के साथ। वो इंडिकेटर पैनल एक्चुअल में रेट्रोफिटेड यूनिट था और वो वाइडली यूज होने लग गया था इन सुपर प्रिया आफ्टर मार्केट। आज की डेट में जैसे आप टॉप मॉडल बेस से टॉप करते हैं लोग, तब भी लोग जो है अपने प्रिया में फ्रंट यूनिट लगाते थे जिसमें आपको इंडिकेटर भी मिल जाता था और उसी दौरान मेरे पिताजी ने भी प्रिया के ऊपर वो इंडिकेटर यूनिट लगाया। एक्चुअली जब ये प्रिया आई थी इसमें कोई भी इंडिकेटर यूनिट नहीं था। इट वाज ऑल रेट्रोफिटेड years later in late 1990s. तो मैंने इस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को काफी टाइम से सोच रखा था करने का और जब मैंने इसको हाथ लगाया तो हालत काफी ज्यादा बुरी थी बिकॉज एक इतने सालों तक फ्लड में थी तो जितने भी व्हील्स थे वो कंप्लीटली जैम्ड थे। रस्टिंग का तो पूछो ही मत। सबसे पहले मैंने जो शुरू किया, एक तो उसको अपने करंट जगह से हटाया जहां पे वो पिछले 10-12 साल से विराजमान थी। उसको हटाते ही मैंने जो बेसिक काम किया वो था उसको साफ करने का। साफ किया, धूल हटाई तो जो करंट कलर थी उस टाइम की, जो ग्रीन कलर थी, वो दिखने लग गई। जब वो दिखने लगी तब मैंने शुरू किया WD-40 का इस्तेमाल करना। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। WD-40 जेन्युइनली अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो एक खरीद के रख लीजिए, रोजमर्रा की जिंदगी में काफी काम आता है। WD-40 मैंने मेजर जितने भी बोल्ट्स थे उन सभी जगहों पे स्प्रे करके, एक नहीं 2-3 बार स्प्रे करके छोड़ दिया सो दैट एटलीस्ट जो चाबी घूम नहीं रही थी, जो पार्ट्स नहीं खुल रहे थे, वो एटलीस्ट थोड़े मूवेबल कंडीशन में हो जाए। तो वहां से मुझे जो सेकंड काम करना था वो था इसको वर्कशॉप ले जाना।
अब वर्कशॉप जब हम लेके गए, यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये कबाड़ को बेचने ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो। जब मैंने उनको बोला कि मैं इसको रिस्टोर करूँगा, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उनके मुंह से हंसी छूट गई। कहते कि भाई ये कबाड़ पे कौन पैसे लगाता है। बट देन मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें आप अपने लिए करते हो, अपने सोल के लिए करते हो, उस पर लॉजिक काम नहीं करता है। मोर ओवर ये जो 2 स्ट्रोक इंजन है ये एक डेड स्पीशीज़ है। शायद एक दो जो बच जाएंगे सो बच जाएंगे, आने वाली जनरेशन को शायद पता भी नहीं लग पाएगा कि भाई ये 2 स्ट्रोक इंजन होते कैसे थे, पुराने स्कूटर्स होते कैसे थे। तो यस, दैट इज इट। शुरू करते हैं हम लोग इसको डिसमेंटल करना। हमने तकरीबन 2 से 3 दिन तक लगातार इसको डिसमेंटल किया, क्योंकि डिसमेंटल करना भी अपने आप में टाइम टेकिंग प्रोसेस है और मेरे पास भी दूसरे काम थे, तो ये एक काइंड ऑफ मेरा साइड प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे हमने इंजन को डिसमेंटल किया और सबसे पहला जो हमारा काम था वो था कि यार जो पार्ट्स यूजेबल हैं उसको इंटैक्ट निकाल लो, जो रिप्लेस हो सकते हैं उनको निकाल लो। तो इस चीज़ को करने में हमारे को जो थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद हमने जितने भी पार्ट्स थे उन सभी यूजेबल पार्ट्स को ऑयल बेदिंग प्रोसेस के लिए रख दिया। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने रियलाइज करना शुरू किया कि देखो कहानी और भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि बाकी जो बहुत सारे पार्ट्स थे वो बिल्कुल बुरी तरीके से अटक चुके थे। अगर आपको वो डे बाय डे के अपडेट्स चाहिए तो आई वुड स्टिल से कि गो एंड वॉच माई इंस्टाग्राम सीरीज। इस प्रोजेक्ट को मुझे कंप्लीट करने में तकरीबन 2.5 से 3 महीने लगे, हालांकि जिसमें से एक पूरा महीना मैं खुद ट्रैवल कर रहा था, तो उस दौरान इस प्रोजेक्ट पे काम हो ही नहीं पाया। तो हमने जब ऑयल बेदिंग प्रोसेस के लिए चीज़ों को किया, हमें एक रफ आइडिया लग चुका था कि इंजन के इन पार्ट्स को जो है हमें क्लियरली नए लाने पड़ेंगे। बट द प्रॉब्लम इज इतना लंबा टाइम हो गया था कि अक्सर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे ये पार्ट्स मिल नहीं रहे थे। मुझे पता था कि कहाँ से सोर्स करने हैं, तो मैंने थोड़ा तो जुगाड़ लगाया, बट वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि भाई अब मिलना मुश्किल है ओरिजिनल बजाज के पार्ट्स। थैंकफुली आई थिंक कहीं ना कहीं पिताजी का आशीर्वाद था, तो वो मुझे मिलते चले गए। पे हमने अभी तक हाथ नहीं लगाया था, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि मोनोकोक पे हम बाद में हाथ लगाएंगे, सबसे पहले इंजन को तैयार करते हैं। वहाँ पे हमने इंजन को सबसे पहली बार असेंबल किया। इनिशियली तो देखो हमें फेलियर ही हाथ लगे, काम नहीं कर रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें अटक रही थी, फंस रही थी, चीज़ें नहीं मिल रही थी, गैस्केट्स लीक हो रहे थे। एंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद इंजन जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया। ये तो रही बात इंजन की। अब इसके बाद हम बॉडी और बाकी पार्ट्स पे बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो यस, सेकंड पार्ट में हम इसके और डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में पार्ट 2 के लिए। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।